और बॉन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ये कोई मेन स्ट्रीम एनिमे नहीं है। जो लोग एनिमे यूट्यूबर्स को रिलीजियसली फॉलो नहीं करते हैं उन्होंने तो शायद इसकी शक्ल तक नहीं देखी होगी कभी कभी तो मुझे भी नहीं दिखती, इतना अंधेरा जो है इसमें। मगर ये एक बहुत डीपली फिलोसॉफिकल एनिमे है, इतनी गहराइयों में उतर जाती है लगता है तुमने ज्ञान के सागर में डुबकी मार ली हो। एनिमे बेस्ड है हीलियोसेंट्रिसिज्म पे कि धरती सूरज के अराउंड चक्कर काटती है, सूरज धरती के अराउंड नहीं। ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, बट मिडिवल टाइम्स में लोगों को नहीं पता थी। और तुम कोशिश कर सकते हो बताने की कि भाई धरती जो है कुछ पूछा मैंने कुछ। आतंकवादी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें क्योंकि ये रिलीजन के अगेंस्ट थी। ये वो टाइम था जब फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे कॉन्सेप्ट कॉमन फोक के माइंड में पैदा तक नहीं हुए थे। बावजूद इसके कुछ लोग हीलियोसेंट्रिसिज्म को प्रूव करने के लिए हर चीज दांव पे लगाने को तैयार थे। उन एक्शंस के पीछे की फिलॉसफी, साइंस और रिलीजन के बीच होने वाले इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स और में कॉम्प्लेक्स थीम्स पे डिबेट इतनी वेल थॉट आउट है कि ये किसी की भी डीप रूटेड सोच तक में बदलाव ला सकती है। एक्शन सीरीज पे आते हैं। डीमन स्लेयर को उतना वेल रिसीव नहीं किया लोगों ने क्योंकि शायद लड़ाइयां कम थी और ट्रेनिंग, चाय नाश्ता ये सब ज्यादा था। मगर मुझे ये अंधाधुंध लड़ाई के बीच का नेसेसरी ब्रेक लगा। थोड़ा स्क्रीन टाइम दूसरे कैरेक्टर्स को भी मिल गया कि यार कम से कम आगे आने वाली लड़ाई में कुछ अटैचमेंट तो फील होगा। कोई बात नहीं, अगर एक्शन की क्रेविंग इस बार यहाँ से पूरी नहीं हुई तो सोलो लेवलिंग और काइजू नंबर 8 तो एयर हुई थी ना। रोमांस में मुझे 2 शोज हाईलाइट लगे, डेंजर्स इन माई हार्ट और ब्लू बॉक्स, और इसेकाई के मेरे टॉप 2 थे रीज़ीरो और मुशोको टेंसेई। इन सब एनिमे के साथ और भी हैं जिन्होंने डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर किया है और 2024 की हाईलाइट रही हैं। अब मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारी कौन सी फेवरेट एनिमे रही, तो मेरे लिए वो डिलेमा में जाने वाली बात हो जाएगी क्योंकि कोई एक नहीं 5 हैं। पांचों सिर्फ फेवरेट ही नहीं बल्कि आई फील 2024 के बेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और इस क्लेम के मेरे पास सॉलिड रीजंस हैं जिनको तुम तक पहुंचाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मानता हूँ वीडियो थोड़ी लेट डल रही है मगर YouTube ऐसी जगह है जहाँ कोई मेरी वीडियो आज भी देख सकता है तो कोई 10 साल बाद भी। और क्योंकि ये पांचों रेलेवेंट रहने वाली हैं फॉर इयर्स टू कम, मैंने डिसाइड किया इनकी क्वालिटीज को तुम सबके साथ शेयर करना वर्थ इट है। मार्केट में जो एनिमे CGI से बनी है उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बना रखी है। CGI जिसको छूता है वो कूड़े का ढेर बन जाता है। तो जो सबसे बुरी CGI एनिमे होती है उनको तो मीम बना दिया जाता है और बाकी सब में मीम पोटेंशियल होता है, लेकिन उनको सीरियसली बैठ के देखने की हिम्मत किसी में नहीं होती। शक्लें बनाएंगे जैसे बीमारी छुपा रहे हो, चाल ढाल देखो, इन सबको कौन सीरियसली लेगा। इसलिए जब भी देखता हूँ एनिमे CGI है तो दिमाग अपने आप चिल्लाता है दिस इज वॉट आई यूज टू थिंक जब तक मैंने लैंड ऑफ द लस्ट्रस नहीं देखी थी। 3D CGI और 2D को मिक्स करके इस एनिमे ने जो क्रिएट किया, मैंने देखा है खुद को चेंज होते हुए एक ओपन माइंडेड पर्सन में। अब CGI एनिमे देखने से पहले ही उसके मुंह पे दरवाजा नहीं बंद कर दूंगा। वो एनिमे जिसने मेरे इसी न्यू फाउंड बिलीफ में मजबूती फूंक दी है, दैट इज गर्ल्स बैंड क्राई, जो सर से लेके पैर तक पूरी CGI एनिमेशन से बनी है। फेशियल एक्सप्रेशन देखो, कोई बीमार नहीं लग रहा। म्यूजिकल परफॉर्मेंस तो इतनी हाइप है कि तुम्हारे अंदर म्यूजिक का पैशन तक जगा दे। बस खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखना और इंडियन आइडल मत दौड़ जाना। इस एनिमे का नाम गर्ल्स बैंड ही होता अगर ये लड़की बैंड ना ज्वाइन करती तो। दिस इज मेन कैरेक्टर नीना। इसका स्कूल में लफड़ा हो गया तो स्कूल ड्रॉप कर दिया, फिर घर में चैन से कहाँ जीने को मिलेगा तो ये फ्री का खाना खिला खिला के इसने घर भी छोड़ दिया। अपने छोटे शहर को छोड़ के बड़े शहर की तरफ जाती है इंडिपेंडेंट बनने, भले ही वहाँ इसको कोई नहीं जानता। लड़की जिद्दी है, अपने दिल की ही सुनती है और इसको कोई समझा नहीं सकता। यार थोड़ा दिमाग से काम ले लो, घर वाले चिंता कर रहे होंगे तुम्हारी। नीना की मुलाकात होती है वहाँ पे अपनी फेवरेट म्यूजिशियन से ओनली बाय कोइंसिडेंस और उसको एहसास हो जाता है कि दूसरों तक अपने इमोशंस पहुँचाने के लिए म्यूजिक से अच्छा तो और कुछ है नहीं। बैंड बनाते हैं, मेरे साथ बैंड बनाओगी? नहीं। नीना के साथ ये 4 और लड़कियों की कहानी है, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं मगर म्यूजिक इनको एक करता है और इवेंचुअली ये लोग एक बैंड बनाते हैं। बैंड सक्सेसफुल हो गया, फिर इनके तो सारे सपने ही सच हो जाएंगे और अगर हर चीज इतनी आसानी से होने लगती तो नाम इसका गर्ल्स बैंड मौज मस्ती ना होता। सपने इतनी आसानी से सच हो जाते तो रियलिटी को डिसअपॉइंटिंग क्यों कहा जाता। गर्ल्स बैंड क्राई इस मामले में अनफिल्टर्ड रियलिटी जैसी है जो ऐसे फैसले लेने से तुमको इनकरेज करने से ज्यादा मेंटली प्रिपेयर करती है। टू बी क्लियर, एनिमे की हार्श रियलिटी वाला नेचर इसके एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इनहेंस करता है। बैंड में सभी लड़कियों के बीच की बॉन्डिंग तगड़ी है, प्रॉपर कैरेक्टर
डेवलपमेंट है। परफॉर्मेंस के टाइम जब ये अपनी स्ट्रगल्स को म्यूजिक के थ्रू कन्वे करती हैं तो ये वो एनिमे बन जाती है जहां म्यूजिक की असली स्ट्रेंथ झलकती है। इंडिया जितना डाइवर्स कल्चर और किसी देश में देखना मुश्किल है। कितने सारे धर्म हैं, हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ यूनिक है दिखाने के लिए। इसलिए इंडियन सोसाइटी ऐसी अनगिनत जार्गन से भरी है जिसका सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही सेंस बनता है। मजाक के तौर पे किसी लड़की के एग्जाम में नंबर नहीं अच्छा है, अब वो दुखी है, तो कोई फॉरेनर तो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा ना कि बेटा कोई बात नहीं, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। और यहाँ कोई बाहर का बंदा अगर तुमसे पूछता है तुम काम क्या करते हो, तो या तो वो जेन्युइनली जानना चाहता होगा या बस फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन पूछ रहा होगा। यहाँ एक अल्टीरियर मोटिव छुपा है इस क्वेश्चन के पीछे। तुम करते क्या हो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब है तुम कमाते कितना हो। उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि ठंडा गर्म पूछना भी है कि नहीं। अपनी सोसाइटी मनी माइंडेड है, वीआईपी कल्चर चलता है यहाँ, इसलिए हर दूसरा आदमी चाहता है एक बड़ा आदमी बनना। लेकिन कैसे? अंबानी की तरह बिजनेस? यार वो तो काफी मुश्किल है। नेता बन जाए? यार नहीं यार, वो तो बहुत गाली खाते हैं। तो एक इंडस्ट्री है जो तुम्हें पैसों के साथ ग्लैमर के भी सपने दिखाती है, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ओशिनोको एनिमे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का A to Z उसकी मेन स्टोरी में जो मिला हुआ है, समझ नहीं आता ये एनिमे आइडल है, क्राइम थ्रिलर है या इंडस्ट्री ड्रामा है। द ओनली करेक्ट आंसर इज यस। ओशिनोको के इसी वर्सेटाइल नेचर की वजह से मैंने इसे पिछले साल भी इंक्लूड किया था और इस साल तो दिल से बोल रहा हूँ मजा ही दिला दिया। इस बार क्या होता है, एक मांगा आर्टिस्ट जिसकी एक्शन बेस्ड मांगा बहुत पॉपुलर होती है, उसको ये लोग सब मिल करके स्टेज पे अडेप्ट करने वाले होते हैं। मतलब तुम एक मांगा का अडेप्टेशन देख रहे हो जिसमें तुम एक मांगा का अडेप्टेशन देखोगे। नाउ क्रिटिकली अक्लेम्ड हॉरर मांगा के अडेप्टेशन के साथ भद्दा मजाक हो चुका बेस्ट सेलिंग मांगा की एनिमे ने रेड पीट दी हो, लेकिन ये फिक्शनल मांगा का अडेप्टेशन इज नो जोक। एक बार को चलो मैं इसके स्पेक्टेकुलर स्टेज प्ले को किनारे कर भी दूं, तब भी इस सीजन में मांगा इंडस्ट्री को लेकर के जो पूरा सब प्लॉट था उसमें मुझे एक चीज बड़ी क्लियरली दिख गई कि इस एनिमे का वो सीक्रेट फॉर्मूला, वो एक्स फैक्टर क्या है। ओशिनोको के साथ हमेशा रहा है कि बहुत सारे प्लॉट पॉइंट्स एक साथ चलते रहते हैं, तो इस चक्कर में अक्सर मेन प्लॉट कहाँ गया भाई कोई पूछता ही नहीं है उसे। यू नो, जैसे तुम कुछ शादियों में जाते हो जहाँ बहुत ज्यादा नहीं जानते तुम उनके बारे में, वहाँ भीड़ में ज्यादातर तुम्हारी तरह ही होते हैं। दूल्हा दुल्हन होंगे कोई, हमसे क्या यार, खाने के ढक्कन नहीं खुले अभी तक। वही दूल्हे दुल्हन वाला हाल इस मेन प्लॉट का हो जाता है। कोई भी और एनिमे होती इस टाइप की स्टोरी टेलिंग वाली तो मुंह के बल गिरती, लेकिन नॉट ओशिनोको। ऑथर के अंदर ये नेचुरल टैलेंट है कि हर एक कैरेक्टर की रिलेशनशिप और उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को इतना इंटरेस्टिंग कैसे लिखें कि 4-5 एपिसोड के लिए अगर मेन प्लॉट को चुपचाप बैठाल भी दिया जाए तो लोग ऑलरेडी इंगेज हों, इतना कि कंप्लेन ना करें। इस स्टेज प्ले में जितने एक्टर्स थे, स्क्रीन राइटर, ऑथर, सभी का रोल इतना सॉलिड था कि कोई एक भी सिंगल अनइंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं था पूरे शो में। ओशिनोको सीजन 1 से ऐसी ड्रामेटिक थ्रिलर रही है कि जिसको हर एपिसोड में हाइप क्रिएट करना आता है, हर कैरेक्टर को एक कंपेलिंग रोल देना आता है। मांगा कैसी भी एंड हुई हो, मैंने नहीं पढ़ी है, उससे एनिमे पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडेप्टेशन तो ये फिनोमिनल ही रहेगा। शिनचैन की मांगा 1990 में रिलीज हुई थी और कैटेगरी उसकी सेनिन थी बाय द वे। 30 से ज्यादा मूवीज और 1000 से ज्यादा एपिसोड स्टिल ऑन गोइंग। लेकिन शिनचैन जैसा पहले एपिसोड में था वैसा आज भी है 5 साल का। लॉजिकल तो नहीं है, लेकिन क्या इस बात से शिनचैन को देखने का मजा कम हो जाता है? नोबिता के पास 21वीं सदी का एडवांस रोबोट है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है और वो सुनियो की रिमोट कंट्रोल कार को देख के चलता है। कोई सेंस बनता है इस बात का? ये सब इसलिए ताकि तुम्हें हंसी आए। कॉमेडी सब्जेक्टिव है मगर उसमें लॉजिक का होना या ना होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है क्रिएटिविटी का होना। लूनी टून्स और टॉम एंड जेरी के कार्टून्स, इनसे ज्यादा क्रिएटिविटी तुम्हें मिलेगी कहीं ढूंढने पे? चीजें अगर और मजेदार हो सकती हैं बिना लॉजिक के, तो मैं कहता हूँ लॉजिक की ऐसी की तैसी यार किसको चाहिए, मैं तो यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बैठा हूँ। टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून तो आजकल नहीं बनते हैं, मगर उनका जो फन को प्रायोरिटी देने वाला नेचर है वो मैंने इस एनिमे में देखा है। कार्टून वाली फिजिक्स के साथ ये किसी नॉर्मल एनिमे के लिए तो बहुत ज्यादा रैंडम है। और कार्टून तो सिर्फ लॉजिक का गला दबाते थे, इसने तो लॉजिक का खानदान का गला दबाया है और मिट्टी का तेल डाल के फिर जला भी दिया है। Which is not a bad thing, क्योंकि जितनी ये क्रेजी होती जाती है उतना मजा भी बढ़ता जाता है। डन जैसा कुछ और है नहीं लिटरली। एक लड़की जो भूतों को मानती है उसे एलियंस दिख जाते हैं और एक लड़का जो एलियंस को मानता है उसे भूत दिख जाते हैं। अब भूत और एलियन दोनों के ही इरादे विलन वाले हैं।
इससे पहले जितने भी एलियन देखे थे, इंसानों को मारने वाले एलियन, दोस्ती करने वाले, लेकिन कभी ये कल्पना नहीं करी थी कि ऐसे एलियन दिखेंगे जो इतनी दूर से आए हैं। किस लिए? ये क्या बक रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि ये तो बड़ा अजीब है तो तुमने तो अभी इसका मेन प्लॉट नहीं सुना, और ऐसा कुछ तुम पहली बार ही सुनोगे। डांडाडन वो एनिमे है जहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मेरा मतलब है लिटरली कुछ भी। स्टोरीज को सेटअप की जरूरत होती है, हीरो विलन की डायनेमिक्स का सेटअप, वर्ल्ड का सेटअप। शोनन है तो भाई पावर सिस्टम हो सकता है तो उसका सेटअप। डांडाडन इनमें से किसी भी रूल से नहीं बंधी हुई है, यानी स्टोरी फ्री है, उसको जो रूप लेना है वो रूप ले सकती है। वैसे तो एंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज होती हैं, लेकिन ये स्टोरी है एंटरटेनमेंट के लिए। अगर इस बात का कोई सेंस नहीं बना तो ये सुनो, दन दनादन की स्टोरी का कोई सरपैर नहीं है, और ये बिना सरपैर की पागलपंती दे दनादन की पहचान है, जिसके बिना दनादन दन का फन पार्ट हो जाएगा। और ये फन पार्ट का स्कोप केवल ओवर द टॉप रैंडमनेस नहीं है, फन कैरेक्टर्स, फन एक्शन। सरप्राइजिंगली जब इतनी गूफी एनिमे को सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है तो अपने ब्रेथ टेकिंग डायरेक्शन से किसी इमोशनल एनिमे से भी ज्यादा इमोशनल करना आता है ऐसे। अच्छा, जब भी कोई लंबी सीरीज एंड होती है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। सिंपल मामला है, जितना हम किसी को टाइम देंगे उतना अटैचमेंट बढ़ेगा। टाइम और अटैचमेंट के बीच का ये जो रिश्ता है इसको कोई झुटला नहीं सकता, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन फिर भी इसको मैं काउंटर करूंगा ये पूछ के कि ऐसा क्यों है कि कुछ मूवीज भी उस लेवल के इमोशंस जगा पाती हैं। वो तो 1 से 2 घंटे की ही होती हैं, टाइम इतना रिस्ट्रिक्टेड होता है, देन व्हाई? क्योंकि शायद टाइम से भी ज्यादा जरूरी फैक्टर है हाउ टू इफेक्टिवली यूज दैट टाइम। मैं यहाँ उस मूवी की बात कर रहा हूँ जो टाइम की इस लिमिटेशन का एडवांटेज उठा के एक बड़ी ही कंसाइज टू द पॉइंट कहानी कहती है विदाउट होल्डिंग बैक एनी पंचेस। लुक बैक बेयरली 1 घंटे की मूवी है, लेकिन 2024 में और कुछ नहीं है ऐसा जिसको मैंने इतना डीपली फील किया हो। मूवी का डायरेक्शन स्टोरी को कन्वे करने के लिए शब्दों पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। लुक बैक मोर ऑफ अ विजुअल स्टोरी टेलिंग है देन अ कन्वेंशनल वन। तो ऑडियंस के अंदर इमोशंस डेवलप करने की जिम्मेदारी है वो एनिमे की सिनेमेटोग्राफी ने उठाई है। यानी मूवी में इन्वॉल्व होने के बाद ये सारे शॉट्स सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं हैं, दे ऑल्सो कैरी अ लॉट ऑफ इमोशनल वेट। लुक बैक 2 लड़कियों के ऊपर है जिसमें आर्ट से म्यूचुअल कनेक्शन पहले तो इन दोनों की दोस्ती करवाता है, फिर इनको इवेंचुअली मांगा इंडस्ट्री की तरफ धकेलता है। यानी एक आर्टिस्ट की स्टोरी है 2 आर्टिस्ट के ऊपर। इससे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आई, ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन। आई होप कि तुम लोगों ने ये मूवी नहीं देखी होगी, क्योंकि मूवी बनाने वालों ने ऑथर की कोई बात मानी ही नहीं, उनके कोई सजेशंस मूवी में डाले ही नहीं। मूवी वालों को लगा वो बहुत काबिल हैं, वो सब बना लेंगे, तो इन्होंने जो बनाया वो था एब्सोल्यूट डिजास्टर, जिसको देखने की हिम्मत इनके खुद की नहीं हुई। हॉलीवुड तक ये लेसन जरूर पहुंचा कि मूवी बना रहे हो किसी टॉपिक पे तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं है तो जिसके पास है उसको प्रायोरिटी तो देनी चाहिए। अब हम लुक बैक के क्रेडिट्स को देखते हैं। ओरिजिनल स्क्रिप्ट किसकी है? तात्सुकी फुजिमोटो की। मूवी किस पे बेस्ड है? लुक बैक की 1 शॉट मांगा पे, जिसके ऑथर कौन है? द वन एंड ओनली तात्सुकी फुजिमोटो। जब ऑथर डायरेक्टली और हेविली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में तो इट्स वेरी अनलाइकली कि मूवी ऑथर के विजन से हटके चली जाए। और कहने की बात है कि ये मूवी 2 आर्टिस्ट की फिक्शनल लाइफ के ऊपर है, मगर जब ऑथर खुद ही वही आर्टिस्ट हो तो इतना अज्यूम किया जा सकता है कि इस फिक्शन को बुना गया होगा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस से। और इन दोनों के थ्रू स्टोरी जो कहना चाहती है वो हर एक के लिए लाइफ का बहुत ही वैल्यूएबल लेसन है, क्योंकि भले ही 1 घंटे की भी ये मूवी ना हो, बट इसकी प्रोफाउंडिंग डेप्थ लुक बैक को एक सेंसेशनल सिनेमैटिक आर्ट पीस बनाती है। यार कंप्यूटर में बहुत कम जगह बची है, लगता है बढ़वानी पड़ेगी। हार्ड डिस्क। गर्मी का मौसम आ गया है, अब तो मजा आएगा खाने में। आइसक्रीम। अपने यहाँ बहुत सारे देसी लोगों का इंग्लिश में ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन होता है जो यहाँ तो चलता है, लेकिन किसी अंग्रेजन के सामने बोलने लगे अरे मैडम जी प्लीज बाय माय कोक, तो उसको तो यही लगेगा ना ये तो डबल मीनिंग में बात कर रहा है, तमीज नहीं है साले को। अब पता चले उसने झापड़ मार के पुलिस को बुला लिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक दिया। तुम्हारी साफ इंटेंट को कोई गलत समझ ले, दैट वुड बी क्वाइट ट्रेजिक। यू नो व्हाट एल्स इज ट्रेजिक? तुम्हारी फेवरेट एनिमे का 2रा सीजन भगवान जाने कब आएगा। वैसे तो एक अच्छी एनिमे की प्रोडक्शन में 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नया सीजन नहीं आता है तो सिर्फ डेडिकेटेड फैंस ही ऐसे हैं जो इस इंतजार को तपस्या बना लेते हैं और हाइप को मरने नहीं देते। लेकिन कोई कितना इंतजार करेगा? 2 साल, 4 साल,
6 साल, इतना लंबा समय तो लोगों की उम्मीदें पीस देता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी दम निकल जाता है। बाई चांस अगर वो आ भी जाती है तो अब क्या फायदा, 2 दिन में तो लोग बदल जाते हैं, इतने साल में तो माहौल कितना बदल गया होगा तुम खुद ही सोचो। लोगों की प्रेफरेंस बदल जाती है, मार्केट में नए पॉपुलर शो आ जाते हैं, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में एनिमे कमबैक कर सकती है, अडेप्टेशन को उस लेवल की क्वालिटी का होना पड़ेगा जो फैंस की किसी भी पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस की धज्जियां उड़ा दे, ताकि वो फिर से इकट्ठा हो पाए इतने सालों बाद। लेट मी गिव यू अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। ब्लीच 2-4 साल नहीं 10 साल बाद 2022 में वापस आई, तो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं आई। इतनी धमाकेदार वापसी करी कि आज तक किसी भी एनिमे ने ब्लीच के लेवल का कमबैक नहीं देखा, और इस बार अनलाइक ओरिजिनल ब्लीच फिलर्स नहीं थे। इस सीरीज का सबसे बड़ा विलन तो फिलर ही रहा है, 366 में 166 फिलर्स। पेसिंग तो गुड़गांव के ट्रैफिक में फंस गई समझो। अच्छी खासी एनिमे की इज्जत उतारने में जो इसका फुल कोऑपरेशन रहा है, उसका दर्द तुम किसी भी पुराने ब्लीच फैन की आंखों में देख सकते हो। फिलर्स के अलावा भी ब्लीच में जितने कैरेक्टर्स हैं, लगभग सभी को ऑथर ने ना मरने का वरदान दिया है। किसी के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है, अरे भाई ये तो चला गया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आता होगा 1-2 एपिसोड में वापस। भाई अभी तो हम जिंदा हैं। आज तू गया रे, मर गया भाई अभी तो लेकिन मालूम है क्या, तुम अगर जंगल सफारी कर रहे हो, वहाँ एक तरफ बंदर कूद रहे हैं और दूसरी तरफ शेर टहल रहा है, तुम्हारी नजरें किसकी तरफ जाएंगी? यही जो शेर है उसको ब्लीच की तुम हाइप समझो, जिसके सामने बाकी सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, दिखती भी नहीं है। ऊपर से जब से 1000 ईयर ब्लड वॉर आई है, उसने तो ये सारे छोटे इश्यूज को भी खत्म कर दिया है। देखो ब्लीच फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक्शन सीरीज है, और उस फ्रंट पे 1000 ईयर ब्लड वॉर ने तो इतना ज्यादा डिलीवर किया है कि खाने का मन ना हो तो मम्मी से बोलो ब्लीच के एक्शन से पेट भर लूंगा। एंड ऑफ कोर्स इस बार एडेप्टेशन में वो सीन्स भी ऐड हो रहे हैं जो मांगा में नहीं थे, प्लस वो सीन्स फ्लैश आउट भी हो रहे हैं जो मांगा में रश्ड थे, ऑल फॉर द सेक ऑफ गिविंग ब्लीच फैंस व्हाट दे ड्रीम्ड ऑफ। इस सीरीज का मैं बचपन से फैन रहा हूँ और अपने आप को लकी मानता हूँ कि इस लेवल का एडेप्टेशन स्टूडियो पियरॉट और टीटे कुबो ने मिलके हम सबके सामने रखा है। 1000 ईयर ब्लड वॉर खुद 1 in 1000 एडेप्टेशन बन चुकी है, जो ब्लीच सीरीज को उस ऊंचाइयों पे ले जा रही है जहाँ मांगा तक नहीं ले जा पाई है।